आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ़ा नासिर, जो कि इंचार्ज हैं जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम साहिबा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं जेंडर और वुमेन स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है इस हवाले से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका थोड़ा-सा तारुफ़ पेश करें। ज़रूर। सायरा, ये डिपार्टमेंट पहले वुमेन स्टडीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद 2 साल के बाद इसको जो भी रिक्वायरमेंट थी एज़ अ डिपार्टमेंट, ये फिर अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के जैसे बाकी डिपार्टमेंट से ये इस्टेब्लिश हो गया। 1997 से ये डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है। सबसे पहले हमने इसमें सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ़र किया, फिर हमने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ़र किया, फिर हमने 2005 में इसमें अपने मास्टर्स प्रोग्राम को ऑफ़र किया, जो काफ़ी अरसे तक कंटिन्यू रहा, और ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम भी रहा। बहुत से लोग हमारे उन दिनों, चूँकि ये अपनी नौइयत का बहुत ही अनोखा सा प्रोग्राम था, और कोई जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस्टेब्लिश इस डिपार्टमेंट को नहीं कर पाई थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे साथ मिलकर जो है वो एमएससी में एडमिशन लिया और उन्होंने इसको कंप्लीट किया। अब चूँकि एचईसी के जैसे डायरेक्टिव्स हैं, तो अब हम नया दाखिला जो है वो इसमें नहीं कर रहे हैं एमएससी में, जैसे बाकी प्रोग्राम्स में भी है। बिल्कुल। तो हमारे जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, वो अगर हम बाकायदा अपने एडमिशन वाले जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो बताते रहते हैं कि जो कोई कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है, उनका एक कोर्स रह गया है, 2 कोर्स रह गए हैं, वो अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करें ताकि वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करें, बट नो मोर फ्रेश एडमिशंस इन इट। इसके बाद हमने 2019 में जो है वो बीएस इन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ स्टार्ट किया। माशाल्लाह हमारा एक बैच कंप्लीट हो गया है, और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, कोई डिफरेंट सेमेस्टर्स में हैं। तो ये हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन चूंकि हमारे साथ एमएससी के लोग भी थे, तो पहले ज़्यादा लोग जो है एमएससी में इंटरेस्टेड हैं, लोगों को समझ आते भी देर लगती है, और अब फाइनली हमारा इनरोलमेंट भी बीएस में बढ़ रही, क्योंकि हमने अब फ्रेश इनटेक एमएससी की बिल्कुल। नहीं ली। तो और इंशाल्लाह जो हमारे फ्यूचर, एक ब्रीफ सा ही ये तारुफ है कि हमारे फ्यूचर प्लान्स में डेफिनेटली हम इंशाल्लाह अगले साल जो है एमफिल इन जेंडर स्टडीज़ शुरू करेंगे, और उससे नेक्स्ट ईयर या इंशाल्लाह जैसे ही हमारी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, हम पीएचडी इन जेंडर स्टडीज़ भी शुरू करेंगे। ठीक है मैम। अभी हम ऐड देखें तो हमारे पास कौन-कौन से प्रोग्राम्स बीएस में जो हैं वो ऑफ़र हुए हैं? हम लोग जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं ऑफ़र, और हम बीएस प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, और कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हमारे जो हैं वो एमएससी के अपने रेलेवेंट कोर्सेज जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो बीएस का जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई इंटरेस्टेड है इस डिग्री में एडमिशन के लिए, तो वो उसको क्या उसकी तालीम होनी चाहिए बुनियादी तालीम? बुनियादी जो बेसिक जो एंट्री आप जैसे समझ बिल्कुल। लीजिए, वो यही है कि हमारे स्टूडेंट एफए या इसके इक्विवेलेंट उनके पास एजुकेशन हो, और वो एचईसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट की या ठीक है। इस तरह की नहीं है। अब ऐड में हमारे पास आता है 4 इयर्स, 2.5 इयर्स, 2 इयर्स, तो ये स्टूडेंट्स को ज़रा कंफ्यूज करता है जिनको इतना आइडिया नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो उनके लिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगी कि ये 3 डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स क्यों हैं? हाँ जी, ये तो अब अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ऑलमोस्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी विच इज़ एचईसी रिकग्नाइज्ड, जो एचईसी ने जिसको अथॉरिटी दी हुई है, वो ये 3 प्रोग्राम ज़रूर करता है, और ये स्टूडेंट की मेरे ख्याल में समझ लीजिए कि भलाई के लिए है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 साल का करते हैं, जिसमें 8 सेमेस्टर्स हैं, कंटिन्यू करते हैं और एक डिग्री लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो बाय एनी चांस बीच में डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं 2 साल के बाद, कुछ की रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि वो 2 साल ही कंप्लीट करें, तो जिसको हम एसोसिएट डिग्री कहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उनकी मर्जी है, वो 2 साल बाद छोड़ दें। अच्छा, फिर कुछ ऐसे हैं, हम आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत अरसे तक अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनके पास बीए बीएससी की डिग्री है, तो उनको भी हम चाह रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहें, तो वो हमारा 4th सेमेस्टर होता है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में ब्रिजिंग सेमेस्टर कहते हैं, तो वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। यानी वो एफएससी में जो जिन लोगों ने एंट्री की है, वो 2 साल वो ना पढ़े, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल पढ़ चुके होते हैं, सिवाय इंग्लिश के। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट की जो है वो 2 साल, अगर आपने बीए बीएससी ले लिया है, तो आप हमारे 4th सेमेस्टर में आ सकते हैं, और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो सिर्फ फ़र्क यही है कि मुख्तलिफ लेवल ऑफ एजुकेशन पे आपके एंट्री और एग्जिट रखे हुए हैं, आप आ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। आप उस लेवल का डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स की कंप्लीट आसानी करते के हैं। लिए, ठीक कि है। कोई 4 साल अगर नहीं पढ़ना चाहता है, या अपने पहले से उसने बीए बीएससी किए हुए हैं, अपने कॉलेज के 4 साल मुकम्मल किए हैं, तो वो फिर उसकी एंट्री पॉइंट भी है, वो वहाँ से दाखिल भी हो सकता है 4थे सेमेस्टर में। ठीक है। और इसमें हमने जो पीजीडीज ऑफर किए हैं, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कौन कौन कर सकता है? पीजीडी इन जेंडर स्टडीज़ अभी तो उसका वही है कि बीए बीएससी वाला ही है हमारा, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। तो जिन लोगों ने वो सोशल साइंसेस के भी कर सकते हैं, वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, नेचुरल साइंसेस के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उनके लिए टफ होता है, लेकिन ये कि बहरहाल ऐसा टफ नहीं होता कि वो नहीं समझ पाएंगे। जी, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कर रहे हैं ये अच्छा, स्टूडेंट्स? शुरू में हमने इसको जब इनिशिएट किया
किया था ना, यही सोचा था कि बहुत से लोगों को फौरी ज़रूरत होती है, वो ऑलरेडी दे आर इन जॉब्स, तो उनको ये होता है कि जेंडर स्टडीज़ में बहुत से लोग एनजीओज़ में हैं, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो उनको एक फौरी समझ लीजिए कि एक डिप्लोमा चाहिए था, उनकी अपग्रेडेशन इन देयर इंस्टीट्यूशन भी, और इसके अलावा भी उनको फौरी नौयत की एक चीज़ जेंडर स्टडीज़ में चाहिए, तो वो 1 साल का हमारा जो है 2 सेमेस्टर्स का वो डिप्लोमा करते थे, और फिर वो उसको जो उनकी ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अभी जो हमने एडमिशंस ऑफर किए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है जेंडर एंड वुमेन बिल्कुल है, स्टडीज़ का, बिल्कुल है, और क्राइटेरिया उसका भी सेम है? बिल्कुल सेम है। उनके लिए आपको पता है कि हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो जो है इंतज़ामात करता है, लेकिन लेक्चर्स हम लोग भी अरेंज करते हैं, हम लोग खुद भी देते हैं, और जो उसकी क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसमें पूरी डिग्री की अगर हम बात की जाए, बेशक पाकिस्तान के लिए की जाए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए की जाए, तो एडमिशन से लेके एडमिशन हो गया, उसके बाद असाइनमेंट्स, वर्कशॉप्स, इसका क्या प्रोसीजर होता है वो सारा? सारा आपको पता है, जैसे हमारे लोकल स्टूडेंट हैं वो लोग भी अपलोड करते हैं असाइनमेंट्स, जैसे यूनिवर्सिटी का बाकी सिस्टम है, और ऑनलाइन हम वर्कशॉप्स कराते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, क्विज अरेंज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप है। तो जैसा बाकी यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वैसे ही हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनका जो ऑफिस है वो उसको केटर करता है। लेकिन जिन जिन कोर्सेज की उनकी इनरोलमेंट होती है, उसके क्विज हैं या असाइनमेंट्स हैं, वो सारी डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। और बीएस का और पीजीटी दोनों जो देखें, अप्लाई करने का तरीका क्या है, ऑनलाइन है या मैनुअली जी भी हो बिल्कुल सकता है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन। ऑनलाइन है। हम लोगों का वो एक पोर्टल है जो एडमिशन डिपार्टमेंट हमको कहता है कि इस पे अप्लाई करें। ठीक है मैम, डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद स्कोप का थोड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स को, जॉब्स का। उनका ये सवाल होता है कि ये डिग्री तो हमने कर ली है, इसके बाद जॉब कहाँ मिलेगी? सायरा, जॉब का तो सारों को ही इशू होता है, सिर्फ जेंडर के लोगों को नहीं हाँ। होता, लेकिन ये कि हम लोग जो समझते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। आपको पता है मोर देन 50% तो ऑलरेडी दे आर वर्किंग समवेयर, लेकिन जो फ्रेश हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश अभी एफएससी करके एफए करके आए हैं, तो उनके लिए यही है कि दे कैन डू कंसल्टेंसीज छोटी छोटी, ऑफ कोर्स नॉट दैट मेच्योर लेवल, वो ग्रेजुअली ही करेंगे। बिल्कुल। किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में रिलेटेड टू वुमेन इश्यूज है वो कर सकते हैं, जेंडर इश्यूज कर सकते हैं, बहुत सी एनजीओज भी हायर करती हैं, और इवन के आप यकीन कीजिए कि बहुत से एनजीओज के, रफली स्पीकिंग जनरली बात कर रही हूँ, बहुत से जो हमारे शुरू के स्टूडेंट्स हैं, दे वर इन द एनजीओज ना, उस वक्त वो एनजीओज में रह के उन्होंने हमारा एमएससी किया। तो इस तरह की बहुत सी, मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा है, आपको जर्नलिज्म में जा सकते हैं। इसके अलावा ये 2-4 चीज़ें हैं जिनमें वो यकीनन अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग साइड पे भी फिर इसमें हाँ आ बिल्कुल, सकते हैं। टीचिंग हाँ। तो आप कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जैसे अब हमारा सीएसएस के एग्जाम में भी हमारा जेंडर स्टडीज एज ए बिल्कुल। सब्जेक्ट है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना हमने वो भी देखा हुआ है कि जब जेंडर स्टडीज़ में मास्टर्स करा के स्टूडेंट को भेजते थे, तो वो कहते थे जेंडर स्टडीज़ तो सोशल साइंसेज में नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इस डिसिप्लिन की पॉपुलैरिटी की वजह से अब ये है कि इसे सीएसएस में एक सब्जेक्ट के तौर पे भी बच्चे जो हैं या जो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वो ऑप्ट ठीक करते है, हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए मैम, तो ये वाला टाइम जो है वो होता है कि स्टूडेंट्स के डिसाइड करने का होता है कि उनको कौन सी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए या वो किस साइड पे जाना चाह रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा डिग्री टाइटल से जो है वो सिर्फ आइडिया नहीं होता कि इसमें जी क्या है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर एलेबोरेट करने कि इसमें पढ़ाया क्या क्या जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ उनका एप्टीट्यूड इस तरफ है भी या नहीं। बिल्कुल सायरा, हम 2 चीज़ें अगर आप डिवाइड करें ना, बहुत जनरल सी बात है, डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात ये कि हम जेंडर पे बात करते हैं, जेंडर मीन्स मेन एंड वुमेन बोथ। शुरू में ये था वुमेन स्टडीज़ था, तो वुमेन की जो है पर्सपेक्टिव से हम बात करते थे, लेकिन जेंडर में हम जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो ज़ाहिर है मेल फीमेल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों के राइट्स हैं, दोनों की ड्यूटीज़ हैं। तो मोस्टली हमारे जो कोर्सेज डिज़ाइन हुए हैं, हमने कोशिश भी की है, कुछ को चेंज भी किया है, रिव्यू भी किया है, कि इसमें मेन वुमेन दोनों की बात हो, गर्ल चाइल्ड की बात हो, बॉय की बात हो, एडोलेसेंट बच्चों की बात हो, तो हमारे ज़्यादातर कोर्सेज इसी तरह हैं। इसके अलावा लेकिन मेन हमारी फिर भी जो है कंसंट्रेशन ऑफ आवर टॉपिक्स वो वुमेन के हवाले से होता है। बेसिकली हर जगह हम जनरली स्पीकिंग जो भी हमारा कोर्स है उसमें वुमेन की रोल्स, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, और उन पे जो भी उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो उनकी ज़िंदगी से निगलेक्ट होती हैं, यानी उनकी कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, फैमिली लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो हमारा पर्सपेक्टिव डेफिनेटली सेंटर जो है वो विमेन है, और उसके इर्द गिर्द से जैसे विमेन हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं विमेन पे, गर्ल चाइल्ड पे, और फिर उसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हैं जो फैसिलिटीज़, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें विमेन का क्या हाल होता है। मेन का भी बुरा ही हाल है जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन उसमें विमेन की चूँकि स्पेशल नीड्स होती हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा सफ़र करती हैं। इसी तरह जो वायलेंस देख लीजिए हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सारे आदमी बुचर्स नहीं हैं, सारे आदमी वायलेंट नहीं है, लेकिन एक
जो हम जब रिसर्चेस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर विमेन विक्टिम हैं। तो हम इन चीज़ों के हवाले से उसकी हेल्थ पे फिर उसके पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि किन वजह से वायलेंस होता है उसमें। हम आजकल मैस्कुलिनिटी भी पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि बीइंग मैन कितने प्रेशर्स होते हैं आदमी पे, कितनी मेंटेन करना पड़ता है उसको। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड हों, बैलेंस्ड दोनों की हो। बात करें, जेंडर मीन्स मैन एंड वुमेन बोथ। मैम इसमें पूरी डिग्री में रिसर्च वर्क भी होगा जी। स्टूडेंट को जो है वो, तो फील्ड वर्क का कितना कंपलसरी है कि आपको फील्ड में जाके काम करना है, डेटा वगैरह? अब जो हमारा बीएसएस में हमने जो थीसिस है वो कंपलसरी रखा है। मास्टर्स पे पहले हमारा थीसिस, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग ठीक की है। है, हर जगह फैसिलिटीज़ नहीं होती, आपको लोग नहीं मिलते जो रिसर्च आपको करा दें, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है था कि हम इतने स्टूडेंट्स भी स्कैटर्ड होते हैं, तो इस वजह से हमने उसको कंपलसरी नहीं रखा। लेकिन बीएस लेवल पे हम लोगों ने इसको कंपलसरी रखा है, क्योंकि रिसर्च के बगैर सिर्फ थेरेटिकल काम का मेरे ख्याल है उतना वैलिडिटी नहीं है। जब हमारे स्टूडेंट आगे डिग्री लेके जाएं तो सोशल साइंसेस में बहुत ज़रूरी है कि आपको रिसर्च रिसर्च आती भी हो। हो। बिल्कुल होती है। डिग्री का अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें क्या हमारे पास स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी एक्सपोजर के लिए, रिसर्च में उनकी हेल्प के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वगैरह हैं डिपार्टमेंट की? अभी नहीं और है, बट वी आर फ्यूचर, हाँ। वर्किंग ऑन इट। डेफिनेटली वो इतनी आसान नहीं होती बिल्कुल। और उसके लिए आपको फैकल्टी भी बड़ी चाहिए। और बस हमारे पास अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारी कुछ कोलीग्स हैं वो पीएचडी कर रही हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा डिपार्टमेंट इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। और डेफिनेटली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोलैबोरेशन करें और डिफरेंट विद इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़रूर करें। बिल्कुल, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च वगैरह स्टूडेंट को कहीं प्रेजेंट करने जाना होता है तो वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है उस बिल्कुल लेवल ऐसे पे, करती हाँ। है। इंडिविजुअल लेवल पे हमारे डिपार्टमेंट भी करता है, हम अपने स्टूडेंट्स को जो भी हमें औरिक वालों की तरफ से रिसर्चेस का या कोई फंडिंग का या जो भी आता है हम ज़रूर फॉरवर्ड करते हैं। इसके अलावा खुद भी अगर कहीं से पता चले कि अगर कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट, मेरे 2-3 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर गए हैं और एक एस्टोनिया गए थे, उन्होंने वहाँ मास्टर्स किया है, उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके अलावा 2-3 स्टूडेंट और हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने और स्टूडेंट्स को भी उनके साथ जोड़ें। जैसे उनकी किसी ने हेल्प की है तो एक्सपोजर बहुत बिल्कुल ऐसे ही मैटर होता है। करता है। और जब भी हम लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, अभी जैसे आपने भी इंटरनेशनली वो स्टूडेंट्स का जिक्र किया कि वो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स एक सवाल हमसे अक्सर करते हैं कि भाई डिग्री की क्या ओपन यूनिवर्सिटी से जैसे जेंडर स्टडीज़ है, क्या उसकी वैल्यू है कि बाहर उसको तस्लीम किया जाए? तो बिल्कुल, अगर यूनिवर्सिटी हमारी एचईसी के अंडर आती है, रिकग्नाइज्ड है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू है। और मैं जैसे कि आपने भी बताया भी कि हाँ, स्टूडेंट्स क्या, बिल्कुल मेरे हाँ हाँ। स्टूडेंट मेरी एक स्टूडेंट बल्कि मुझे याद आई हैं, अनीला नूर होती थी, वो हमारे 98 के बैच की थी। माशाल्लाह उनका इतना करिकुलम इतना बढ़ गया है, वो माइग्रेशन पे और इंटरनेशनल रिफ्यूजी और इस तरह यूएन के बहुत बड़े एक एडवाइज़र हैं वहाँ पे, और वो यहीं से पढ़ के गई हैं। हमारी स्टूडेंट है 98 बैच की। हमारे एक और स्टूडेंट काशिफ फारूकी हैं, वो माशाल्लाह जो हैं वो एस्टोनिया गए, उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया वहाँ से। और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमसे रिकमेंडेशन लेते भी हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है। चाइना गए हुए हैं, तो माशाल्लाह वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे स्टूडेंट जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और वो दूसरों को भी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नेटवर्क बना हुआ है। वक्त चूँकि हमारे पास मैम बहुत कम है, तो बस एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि जी, ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आप बताएं कि किस तरह फीजेबल है तमाम स्टूडेंट्स के लिए? ओपन ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। बहुत फीसिबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा है और इतना फ्लेक्सिबल है। जैसे हमने कहा ये 2 इयर्स की आप छोड़ जाते हैं एसोसिएट डिग्री लेके, बट यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। एक उसका भी स्पेसिफिक पीरियड है, आप आके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी पेस पे पढ़ सकते हैं। और जो पहले मसला होता था कि लोगों के लिए आना, वर्कशॉप फेस टू फेस करते थे, हम लोगों ने इस हॉल में बहुत 600 स्टूडेंट्स को केटर किया हुआ है जो हमारा ऑडिटोरियम है। लेकिन वो स्टूडेंट की बहुत मसाइल होते थे, आपको पता है विमेन के बहुत, कोई वालिदैन के साथ आई हैं, कोई अपने इन लॉज के साथ आई हैं। तो अब ऑनलाइन की वजह से बहुत आसानी है उनके लिए, वर्कशॉप की बहुत आसानी है, लेक्चर्स बहुत आराम से सुन लेती हैं और अपनी पेस पे जहाँ वो बिल्कुल, होती फीस स्ट्रक्चर हैं। भी बिल्कुल फीजेबल है फीस वो। मेरे ख्याल में फीजेबल है, बिल्कुल। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को आप देखिए तो वो इससे ज़्यादा है। और हमारी वैसे भी यूनिवर्सिटी जो है वो लोगों के लिए एज ए सेकेंड चांस की जो उसकी फिलॉसफी थी कि कोई भी शख्स जो है वो ऐसा ना हो कि जो महरूम हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है ओपन यूनिवर्सिटी जैसे बाकी प्रोग्राम्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, हमारे जेंडर स्टडीज़ के लिए भी वही चीज़ है, वैसी कर रही है। बहुत शुक्रिया मैम आप